भुक्कड़ बहू। एक गांव में मेघना अपने परिवार के साथ रहती थी। मेघना खाने की बहुत शौकीन थी। आज मेघना के घर में बहुत हलचल थी, जिसे मेघना देखकर सोच में पड़ जाती है। अरे आज घर में इतनी हलचल क्यों है? लगता है आज कुछ है, तभी लोग इतनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी माँ से पूछती हूँ, माँ तो किचन में ही होगी। ये कहकर मेघना किचन में जाती है। किचन में बहुत सारे पकवान देखकर मेघना खुश हो जाती है और वह कहती है, अरे माँ, आपने तो इतने अच्छे अच्छे पकवान बना रखे हैं। क्या बात है, आज कुछ है क्या? आज कुछ भी हो, मुझे इन पकवानों को देखकर तो भूख लग गई। चलो मेरे को दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो खाने जा रही हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम ये पकवान नहीं खा सकती हो। आज तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं इतने सारे पकवान बना रही हूँ और तुम इन पकवानों को नहीं खा सकती हो जब तक वो आ नहीं जाते, इसलिए तुम थोड़ा इंतजार करो। तभी लड़के वाले उनके घर आ जाते हैं और लड़के की माँ जब मेघना को देखती है तब वह कहती है, अरे बहन जी, आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है, इसलिए आप ये रिश्ता पक्का ही समझ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम अपने बेटे की शादी आपकी लड़की से ही करेंगे। जिसे सुनकर मेघना की माँ भी बहुत खुश हो जाती है और वह रिश्ता मंजूर कर लेती है। कुछ दिनों बाद मेघना की शादी रोहित से हो जाती है। जब मेघना की विदाई होती है तब मेघना की माँ मेघना से कहती है, बेटी, तुझे पता है कि तुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है और तू बहुत सारा खाना भी खा जाती है, इसलिए तो वहाँ पर जाते ही अपने रूप मत दिखाने लगी, नहीं तो तुझे सब भुक्कड़ भुक्कड़ कहने लगेंगे और तुझे अपने घर से भी निकाल सकते हैं, इसलिए तो वहाँ पर कम ही खाना खाना। ठीक है माँ, जैसा आप कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद मेघना खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मेघना की पहली रसोई की रस्म शुरू होती है तो मेघना की सास कहती है, अरे मेघना बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए कुछ अच्छा खाना बनाना। जो तुम्हें आता है तो वो अच्छा बना लो, हम तो कुछ भी खा लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही कर दूंगी। मैं अभी जाकर कुछ पकवान बना लेती हूँ। मेघना यह कहकर किचन में जाकर कुछ पकवान बनाने लगती है। कुछ देर बाद वह बहुत सारे पकवान को तैयार कर लेती है, जिसे वह देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे ये पकवान तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी, मुझे इन्हें चखकर देखना चाहिए, कहीं ये बेकार हुए तो मेरी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। मेघना यह कहकर थोड़े थोड़े पकवान एक थाली में निकालकर चखने लगती है। मेघना को खाते ही वह पकवान बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तब मेघना अपनी तारीफ करते हुए कहती है, अरे इतने अच्छा पकवान तो मैंने खुद आज से पहले नहीं खाया था, पता नहीं मेरे पास ये गुण कब से आ गया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, अगर मैंने ये सारा छोड़ दिया तो ये लोग खा जाएंगे और मेरे लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखेंगे। मुझे जरूर थोड़ा बचा के या कुछ छुपा के ही रख देना चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। मेघना यह कहकर कुछ पकवान छुपाकर फ्रिज में रख देती है। तभी मेघना की सास कहती है, अरे बहू, कहाँ रह गई? अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? कितनी देर हो गई है? इतने में तो पता नहीं मैं कितने सारे पकवान बना लेती। जल्दी खाना लेके आ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बाकी सब भी खाली पेट ही बैठे हुए हैं, सबको तेरे हाथों के खाने का इंतजार है, जल्दी से खाना लगा। मेघना जैसे ही अपनी सास की बात सुनती है वह तुरंत सारा खाना मेज पर लगा देती है और उसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। मेघना की तारीफ हर कोई करता है, लेकिन मेघना की सास को थोड़ा खाना कम पड़ जाता है और वह खाना मांगती है। तब मेघना कहती है, अरे माँ जी, खाना तो बचा ही नहीं, सब खा चुके हैं, अब तो खाना खत्म हो चुका है। अरे बहू, तूने कितना खाना बनाया था जो सारा खाना खत्म हो गया? बाकी ने तो खाना खाया ही नहीं है भर पेट और तू बोल रही है कि खाना खत्म हो गया। इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है? क्या हमारे घर में अनाज नहीं है क्या जो तू अभी से ही कंजूसी करना शुरू कर दी है?
देख बहू, हमारे घर में सब भरपेट खाना खाते हैं, इसलिए तो खाना ज्यादा बनाया कर, कंजूसी मत दिखा। मेघना अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है और सभी खाना खा के चले जाते हैं। मेघना फिर रात के समय उठकर आती है और फ्रिज में से खाना निकाल के खाने लगती है। मेघना अब ऐसे ही करती, वह दिन को खाना थोड़ा छुपा कर रख देती और रात के समय उसे भर पेट खाना खा लेती। एक दिन मेघना की सास को पुलाव खाने का मन होता है और वह कहती है, अरे मुझे आज पुलाव खाने का मन कर रहा है, एक काम करती हूँ, मैं ही पुलाव बना लेती हूँ। आखिर मुझे इतने अच्छे पुलाव बनाने आते हैं, मैं अपनी बहू को भी खिला दूंगी, बेचारी वो कितना काम करती है। यह सब सोचकर मेघना की सास किचन में जाती है और वह खूब सारे पुलाव बनाती है और पुलाव को तैयार होने के बाद मेघना की सास पुलाव को साइड में रखकर बाहर चली जाती है कि तभी मेघना वहाँ पर आ जाती है और इतने अच्छे पुलाव की खुशबू सुनकर मेघना कहती है, अरे किचन में तो पुलाव की खुशबू आ रही है, इतने सुंदर सुगंध तो मैंने आज से पहले किसी भी खाने की नहीं ली है, लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट होंगे, तभी इनमें से और अच्छी सुगंध आ रही है। लेकिन इन्हें बनाया किसने? जरूर सासू माँ ने ही बनाया होगा, वरना हमारे घर में कौन है जो ये सब बनाएगा। चलो मैं अभी थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ और बाकी अपने लिए रख देती हूँ, रात के समय उन्हें खाऊंगी। यह कहकर मेघना थोड़ा पुलाव खा लेती है और कुछ पुलाव छुपाकर फ्रिज में रख देती है। थोड़ी देर बाद मेघना की सास भी वहाँ पर आ जाती है और वह कहती है, अरे बहू, मैंने तो इतना सारा पुलाव बनाए थे, लेकिन इसमें तो थोड़े से ही बचे हैं, इसमें के बाकी पुलाव कहाँ गए? कहीं तुमने तो नहीं खा लिए? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं क्या आपको भूख कर दिखती हूँ क्या, जो मैं इतनी गरम गरम पुलाव खा जाऊंगी? मैं तो अभी अभी किचन में आई हूँ, मुझे क्या पता। मेघना की सास को शक होने लगता है और वह मन में सोचते हुए कहती है, अरे इस घर में मेरे बहू के अलावा तो कोई नहीं है और मेरा बेटा भी काम पर गया हुआ है, तो फिर ये पुलाव किसने खाए? जरूर बहू ने ही खाए हैं। लेकिन ये झूठ क्यों बोल रही है? मैं इसे कुछ कहूँगी थोड़ी ना, जो इतना ये झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मुझे इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा, नहीं तो ये अपनी गलती तो कभी भी नहीं मानेगी। वैसे भी इतने सारे पुलाव तो ये एक साथ तो खा नहीं गई होगी। और मेघना की सास मन में ही एक प्लान बना लेती है और रात के समय जैसे ही मेघना किचन में खाना खाने के लिए आती है, वैसे ही मेघना की सास किचन की लाइट जला देती है। मेघना अपनी सास को देखकर घबरा जाती है और वह जल्दी से एक बहाना सोच लेती है और वह कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे बहू, पहले तो ये बता कि तू इतनी रात को इस किचन में क्या कर रही है? माँ जी, मैं तो पानी पीने के लिए आई थी। लेकिन आप क्या करने के लिए आई थी? बहू, मैं भी पानी पीने के लिए ही आई थी। चल थोड़ा पानी निकाल, हम दोनों ही पी लेते हैं। मेघना के सास सारी बात को समझ जाती है और वह मन में कहती है, बहू, मुझे पता है कि तू यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, मुझे पता है कि तू यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन मैं थोड़ा पहले आ गई, इसलिए तूने जल्दी से एक बहाना सोच लिया। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे जल्दी ही रंगे हाथों पकड़ लूंगी। और उसके बाद दोनों पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद दोनों चले जाते हैं अपने कमरे में। ऐसे ही एक दिन मेघना की सास बाजार से बहुत सारे खाने की चीज लाती है और मेघना की सास कहती है मेघना से, अरे बहू, मैं ये खाने की कुछ चीजें लाई हूँ, इन्हें संभाल के रख देना। वैसे भी रोहन तो यहाँ पर है नहीं, जो वह खाएगा, हम दोनों ही शाम को थोड़ा सा खा लेंगे, अब बाकी बचा हुआ कल के लिए रख देंगे। मेघना इतने सारे चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह मन में कहती है, अरे आज रात को तो मजा ही आ जाएगा, इतने अच्छे और स्वादिष्ट पकवान खाकर तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो रात में एक भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सब सोचते हुए मेघना सारे पकवान फ्रिज में रख देती है
और शाम के वक्त मेघना अपनी सास से पूछती है, अरे सासू माँ, आप जो दोपहर में जो पकवान लाई थी आप उन्हें खा लीजिए। आपने ही तो कहा था कि आप शाम को खाएंगी। नहीं बहू, मेरा थोड़ा पेट खराब है इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। तुम खा लो थोड़ा सा, बाकी रख देना कल के लिए। अरे माँ जी, आप नहीं खाएंगी तो मैं क्या करूँगी खा के? मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी आपके साथ कल खाऊंगी। ये कहकर दोनों सो जाती हैं और रात के समय मेघना चुपके से उठ के किचन में जाती है और सारे पकवानों को एक थाली में सजाकर आराम से खाने के लिए बैठ जाती है और उन्हें खाने लगती है कि तभी मेघना की सास वहाँ पर आ जाती है और किचन की लाइट जलाकर मेघना को देख लेती है उन सब पकवानों के साथ, जिसे देखकर मेघना की सास कहती है, बहू, मुझे तो पता ही था कि सारे खाने की जड़ तू ही है और सारा खाना तू ही अपने पेट में गायब कर रही है, लेकिन तू अपनी गलतियों को मान ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बहू, अगर तुझे भूख लगती है तो तू भर पेट खाना खा, हम तुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे। तुझे खाली पेट रहने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तो हमारे घर के सदस्य है। अपनी सास की बात सुनकर मेघना को अपनी गलतियों का अफसोस होता है और वह अपनी सास से माफी मांग लेती है। उसके बाद मेघना और मेघना की सास खुशी खुशी रहने लगती है। अब मेघना चुपके चुपके खाना नहीं खाया करती थी। मरी हुई माँ के जादुई झुमके। एक बार की बात है, रोहित अपनी बहन मोना के साथ रहता था। रोहित के माता पिता की मृत्यु कई साल पहले ही हो चुकी थी। रोहित अकेले ही मोना की देखभाल करता और उसकी जरूरतों को पूरा करता। ऐसे ही समय बीतता गया। रोहित अब बड़ा हो चुका था, इसलिए रोहित ने अपनी बहन मोना की देखभाल करने के लिए रोहित ने मीनाक्षी नाम की लड़की से शादी कर दी। मीनाक्षी दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वह कोई भी काम घर का नहीं करती थी और ना ही मोना को अपनी नंद मानती थी। वह उसे अपने घर का सदस्य ही नहीं समझती थी। वह सिर्फ रोहित के सामने ही मोना की देखभाल करती और उसकी चिंता करती। जब रोहित घर पर नहीं होता तो मीनाक्षी उसकी बहुत अच्छे से खबर लेती और मोना को बहुत परेशान किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोहित मीनाक्षी और मोना से कहता है, मीनाक्षी, मैंने बहुत अच्छा मोना के लिए रिश्ता देखा है। अगर वह रिश्ता पक्का हो गया तो हमारी मोना राज करेगी। उसे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा सा ज्यादा दहेज लगेगा। दहेज के बाद सुनते ही मीनाक्षी को गुस्सा आ गया और वह बोली, अरे ऐसी कौन सी हमें शादी करनी है जो इतना सारा हमें दहेज देना पड़ेगा? थोड़े बहुत में निपटा दो। वैसे भी थोड़े में भी होता है और ज्यादा में भी होता है। तुम ज्यादा दहेज मत दो। हमारे पास कौन सा कुछ देने के लिए है? हमारे पास तो खुद खाने के लिए होता नहीं है जो तुम दहेज के लिए बटोरने लग गए। तभी मोना बोलती है, हाँ भैया, भाभी सही कह रही है। आखिर हमारे घर में कितने पैसे हैं जो आप मुझे दहेज दे पाओगी? इससे अच्छा आप ये रिश्ता रहने दीजिए, आप कोई दूसरा रिश्ता देख लीजिए। नहीं, मैं कोई दूसरा रिश्ता देखने वाला नहीं हूँ। मुझे ये रिश्ता पसंद है और मैं इसी से ही तुम्हारी शादी करूँगा। ये रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा दहेज लगेगा? क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा दहेज लगेगा, लेकिन तुम अच्छे से रह सकोगी। मेरे लिए यही बहुत है और तुम दोनों दहेज की चिंता मत कर, मैं उसका इंतजाम कर लूँगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कमाता मैं हूँ, तुम दोनों जो बीच में दहेज की बातें करने लग गई। मीनाक्षी को ये सब सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह रोहित के आगे कुछ नहीं कह सकी और वह चुपचाप ही रह गई। और कुछ दिनों बाद रोहित मीनाक्षी और मोना से कहता है, अरे मीनाक्षी, आज तुम मोना को अच्छे से तैयार कर देना। आज लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं बाहर थोड़ा जा रहा हूँ मिठाई लेने के लिए। तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना और मोना को भी तैयार कर देना। मैं जैसे ही आऊँगा वैसे मोना तैयार होनी चाहिए। मुझे और कुछ नहीं सुनना है।
रोहित ये कहकर मिठाई लेने के लिए चला जाता है। वह मिठाई लेकर घर वापस आ ही रहा होता है कि रोहित का एक्सीडेंट रास्ते में हो जाता है और उसी वक्त रोहित की मृत्यु भी हो जाती है। जब यह बात घर पर पता चलती है तो मीनाक्षी और मोना को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। मीनाक्षी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह मोना से कहती है, यह सब तेरे चक्कर में हुआ है। ना ही तेरा रिश्ता पक्का होता, ना ही वो मिठाई लेने जाते और ना ही उनका एक्सीडेंट होता। ये सब तेरी मनुष्यत है जो उन पर लग गई और वो आज इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए। भगवान तुझ जैसी मनुष्य बहन किसी को भी ना दे जो अपने भाई को भी खा गई। अब तो इस घर में और रहेगी तो मुझे भी खा जाएगी। अरे भाभी, आप ये सब क्या कह रही हो? ये सब मेरे कारण थोड़ी ना हुआ है। मैं थोड़ी ना चाहती थी कि ये सब हो। आखिर मुझे भी दुख है कि मेरे भैया इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। नहीं, मुझे ये सब बातें अब नहीं सुननी है। तू इस घर के लिए मनुष्य बन चुकी है। अब तू इस घर में से निकल जा। मैं तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रखना चाहती हूँ। तू इस घर के लायक ही नहीं है। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा मत करिए। मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊँगी? अब आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे तो आप मुझे इस घर की नौकरानी ही बना के रख लीजिए। मैं इस घर का सारा काम करूँ और आपको एक बार भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मोना की ये सब बातें सुनकर मीनाक्षी के मन में लालच आ जाता है और वह सोचती है, अरे ये सही कह रही है। आखिर इसके जाने के बाद मुझे किसी न किसी को तो काम पर रखना ही पड़ेगा। मैं इतना सारा काम कैसे खुद कर पाऊंगी? मुझे थोड़ा आराम भी तो चाहिए। आखिर ये घर पर रहेगी तो बिना पैसे के ही सारा काम अच्छे से कर देगी और नहीं करेगी तो इसे खाना भी नहीं दूंगी और बाहर भी निकाल दूंगी। आखिर ये मेरे काम की तो रही ही नहीं है। क्या पता थोड़ा बहुत काम ही से निकलवा लेती हूँ। ये सब सोचकर मीनाक्षी मोना से कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तू इस घर का काम करेगी तो मैं तुझे इस घर में रहने दूंगी, नहीं तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। उस दिन से मोना उस घर में रहने लगती है और कुछ दिनों बाद रोहित जिस घर में मोना की शादी करना चाहता था उस तरफ से लड़के की माँ मीनाक्षी के घर आती है और मीनाक्षी से कहती है, अरे बहन जी, हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि रोहित की मृत्यु हो गई है, इसलिए हम उस दिन नहीं आए थे और कुछ दिन अब तो बीत ही चुके हैं, इसलिए हम मोना की शादी की बातचीत करने के लिए आए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम आपसे बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे और आपकी नंद को अपने घर की बहू बनाएंगे। आपको कोई ऐतराज नहीं है तो आप ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे। ये सब बातें सुनकर मीनाक्षी सोच में पड़ जाती है और वह मन ही मन कहती है, अरे अगर इस मोना की शादी उतने अमीर घर में हो गई तो ये तो राज करेगी और मुझे यहाँ पर नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा। ये सब तो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती हूँ। मुझे ये रिश्ता कैंसिल करवाना होगा, नहीं तो वह मोना मुझ पे ही आकर हुक्म चलाएगी। मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। आखिर अब तक उसके मरे हुए भाई का ही इस घर में हुक्म चला है, अब इस घर में हुक्म तो मैं ही चलाऊंगी। और ये सब सोचने के बाद मीनाक्षी उनसे कहती है, नहीं बहन जी, मोना अब शादी नहीं कर सकती है क्योंकि उस दिन उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब तो मेरे घर में सिर्फ अकेली मैं ही बची हूँ और इस घर में एक नौकरानी। अब हमारे घर में कोई नहीं बचा है। ये सब बात सुनकर लड़के की माँ दुखी हो जाती है और वह कहती है, बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसा सवाल पूछा। मुझे बहुत दुख है कि आपके घर में आपके सिवा कोई नहीं बचा है। वह दोनों ये सब बातें कर ही रही होती हैं कि तभी मोना वहाँ पर चाय लेकर आ जाती है। तब लड़के की माँ पूछती है, अरे बहन जी ये कौन है? ये लड़की संस्कारी लग रही है और काफी सुंदर भी है। तब मीनाक्षी कहती है, अरे यही तो हमारे घर की नौकरानी है जिसे मैंने रख रखा है काम करने के लिए। मेरा तो कोई मन ही नहीं करता काम करने का और ना ही हिम्मत, इसलिए मैंने एक नौकरानी ही रख ली है। अपनी भाभी की बात सुनकर मोना को बहुत दुख होता है और वह वहाँ से चली जाती है।
और कुछ देर बाद लड़के की माँ भी वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी बहुत गुस्से में होती है और वह मोना के पास जाती है और उससे गुस्से में कहती है, अरे अकलमूही, तो उसके सामने क्यों आई थी? मुझे पता है तो ये दिखाना चाहती थी कि मैं ही मोना हूँ और वह असलियत बताना चाहती थी ताकि वह मुझे गलत समझे और मुझे इस घर से बाहर निकाल ले और तुझे अपने घर की बहू बना ले। लेकिन तू इस बात की चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ये सब होने नहीं दूंगी। तू इस घर की नौकरानी ही रहेगी और जिंदगी भर मेरी सेवा ही करती रहेगी। ये सब कहकर मीनाक्षी मोना को बहुत मारती है और उसके बाद मोना रोते हुए अपने कमरे में जाकर अपने भैया की तस्वीर के सामने कहती है, भैया आप मुझे कहाँ छोड़कर चले गए? भाभी मुझ पर कितना अत्याचार करती है, आपको ये नहीं पता है। मुझे बिल्कुल भी जीने नहीं देती है, दिन भर मुझसे काम करवाती रहती है और आज भी मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे मारा रोज की तरह। आखिर ऐसी जिंदगी भी कोई जीना नहीं चाहता है, तो भगवान ने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी है? ये सब सोचकर मोना रोने लगती है कि तभी रोहित की तस्वीर में से आवाज आती है और वह कहता है, मोना मेरी बहन, तो चिंता मत कर, मैं तेरी मरने के बाद भी मदद करूँगा और मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे माँ की जो पुराना बक्सा है ना, तो उसमें जाके देख, उसमें तुझे माँ के कुछ झुमके दिखेंगे, तो उसे पहन लियो और तू कुछ भी बोलेगी तो वह बात सच हो जाएगी। इसलिए तो इसका इस्तेमाल सही से करना और अपनी भाभी को अपनी गलतियों का एहसास दिलाना। मोना अपने भाई की बात बिल्कुल ध्यान से सुनती है और वह तुरंत अपने माँ के बक्से के पास जाती है और उसे खोलकर उसमें से झुमके निकाल लेती है। उन्हें पहनकर वह शीशे के सामने कहती है, मेरे शरीर पर जितने भी चोट लगी है उनका घाव तुरंत ही भर जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मोना के ये कहते ही उसके शरीर पर जितने भी घाव होते हैं सारे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और ये सब देखकर मोना बहुत खुश हो जाती है और वह अपने भैया का धन्यवाद करती है कि तभी मीनाक्षी कहती है, अरे हे भगवान, मुझे ये क्या हो गया? अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब मैं अपना इलाज कैसे करवाऊँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। अपनी भाभी को रोता हुआ देखकर तुरंत मोना उनके पास जाती है और कहती है, भाभी आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? आपको कौन सी दिक्कत या परेशानी हो गई? अरे मोना, मैं क्या बताऊँ, मुझे कैंसर हो गया है और मुझे उसका ऑपरेशन कराना है। उसके लिए मुझे 5-6 लाख रुपयों की जरूरत है। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अगर मैं ये घर भी बेच दूंगी तो मुझे इतने सारे पैसे तो मिलने ही वाले नहीं हैं। अब तो ही बता मैं क्या करूं? अरे भाभी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आपको पैसों की जरूरत है ना, मैं आपको पैसे लाके दे दूंगी, आप जाके अपना इलाज कराइए। लेकिन तो इतने पैसे कहाँ से लाएगी? और उसके बाद मोना वह झुमके दिखाती है और अपनी भाभी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर मीनाक्षी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपनी गलतियों की माफी भी मांग लेती है। और उसके बाद मोना उस झुमके की मदद से कई सारे पैसे मांग लेती है और अपनी भाभी का इलाज करवाती है और उसकी भाभी कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाती है। मीनाक्षी अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए रोहित जिस घर में मोना की शादी करवाना चाहता था, मीनाक्षी उस घर में मोना की शादी बड़े धूमधाम से करवाती है और मोना को अपनी बेटी की तरह मानने लगती है और मोना भी खुशी खुशी रहने लगती है।